Hello everyone, today's topic is TB preventive treatment and the updated guidelines as per WHO as well as our ministry guidelines. आज के प्रेजेंटेशन में कंटेंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगी टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द वेरियस टेस्ट थ्रू विच वी कैन डायग्नोज टीबी इन्फेक्शन एंड द कैस्केड एल्गोरिथम फॉर टीबी स्क्रीनिंग एंड प्रोवाइडिंग टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एंड वेरियस contraindication for the TPT and various TPT options. WHO has updated its guideline in 2024. Second edition came for TPT. It has recommended new options for individual who are exposed to multi-drug resistant TB. इससे पहले बाकी सारे ऑप्शन थे लेकिन MDR TB के लिए TPT अवेलेबल नहीं थी जो अभी 2024 गाइडलाइन में आई है. These guideline aims to enhance clarity and support national programs in scaling up preventive measures effectively. In addition to treatment of active cases, preventive measure पे भी जोर दिया गया है. It is a multifaceted approach. इसमें हमें अवेयरनेस कैंपेन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी को भी एड ऑन करेंगे सो दैट वी कैन कम्बैट इफेक्टिवली विद we can effectively eliminate the TB and we can reach the goal of NTB to eliminate the TB by 2025. I want to emphasize कि India is the most populated country for TB globally and approximately 71% of household contacts of pulmonary TB patient को baseline infection होता ही होता है. जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है उसमें से 5 से 10% लोगों को विद इन फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन टीबी डिजीज़, एक्टिव टीबी डिजीज़ डेवलप हो जाती है. और ये एक्टिव इन्फेक्शन से एक्टिव टीबी डिजीज़ होने के चांसेस 25 गुना बढ़ जाते हैं, 25 टाइम्स बढ़ जाते हैं उन लोगों में जो कि कॉन्टैक्ट होते हैं बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड टीबी पेशेंट्स के. एंड इन केस ऑफ HIV को इन्फेक्शन whether the person is having ART or not having ART, अगर HIV को इन्फेक्शन है पर्सन को तो TB इन्फेक्शन से TB डिजीज़ होने के चांसेस 16 to 21 टाइम्स बढ़ जाते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 16 से 20 या 21 गुना बढ़ जाते हैं HIV इन्फेक्शन वाले पर्सन को इन्फेक्शन से TB डिजीज़ होने में. इसलिए हम वेरियस TPT ऑप्शंस को वे आउट करते हैं कि रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है, उसके बेसिस पे हम वेरियस TPT ऑप्शन डिसाइड करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे टारगेट पॉपुलेशन क्या है. टारगेट पॉपुलेशन शुड फुलफिल वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. या तो प्रिवलेंस ज़्यादा हो टीबी इन्फेक्शन की, मतलब बहुत ज़्यादा टीबी इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में, या फिर टीबी इन्फेक्शन से टीबी डिजीज़ का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब देयर इज़ वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू टीबी डिजीज़ फ्रॉम टीबी इन्फेक्शन, या फिर हायर इंसिडेंस ऑफ टीबी डिजीज़ दैन ए जनरल पॉपुलेशन, मतलब उस पर्सन में या उस पॉपुलेशन में टीबी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हों, न्यू केसेस ज़्यादा मिल रहे हों, तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन बहुत तेज़ से हो रहा है. तो या तो पहला क्या था, टीबी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, इन्फेक्शन से एक्टिव टीबी डिजीज़ होने का प्रोग्रेशन ज़्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ज़्यादा आ रहे हों. तो ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो जाती है. इसी टारगेट पॉपुलेशन को और कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में. दोज पीपल हु आर लिविंग विद HIV, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ पल्मोनरी TB, बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड पल्मोनरी TB एंड अदर रिस्क इंडिकेटिंग सिस्टमेटिक टेस्टिंग फॉर TPT. सो पीपल लिविंग विद HIV इस कैटेगरी में क्या क्या आता है, कौन कौन आते हैं इस कैटेगरी में? अडल्ट एंड एडोलेसेंट मोर देन 10 ईयर ऑफ एज, इन्फेंट्स less than 12 months of age, children 12 months and above, and all children who have completed treatment for TB disease. तो ये सारे people living with HIV, मतलब if they are having HIV तो TPT के कैंडिडेट होते हैं. All the household contacts of any age of pulmonary TB are identifying population for TPT. And other risk में क्या कौन कौन आता है? other risk में आएंगे people who are having silicosis, who are having anti-TNF treatment or any kind of dialysis is going on,
or they are having any kind of organ or hematological transplantation. और ऐसे लोग जो क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, लाइक प्रिजनर, इमिग्रेंट्स फ्रॉम हाई बर्डन कंट्री, होमलेस पीपल एंड पीपल हु यूज ड्रग, और हेल्थ वर्कर लाइक अस हु आर एक्सपोज टू हाई रिस्क सिटिंग. So these are all candidate for TB preventive treatment. Government has recommended these two tests, TST and IGRA, for diagnosis of this TB infection. Both of these tests measure immune sensitization. और कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव या डिलेड हाइपर सेंसिटिव को मेजर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. और किसके अगेंस्ट प्रेजेंट करते हैं? माइक्रोबैक्टीरियल प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट. ठीक है. और दिस इज़ अ ब्रीफ टेबल, यू कैन गो थ्रू इट ईजिली एंड you can see easily that IGRA is highly specific and highly sensitive for diagnosis, while TST is having low specificity in case of BCG vaccinated person and high sensitivity. It means ट्रू पॉजिटिव केसेस बताने के चांसेस इसमें दोनों में ही ज़्यादा हैं. TST is cost effective as compared to IGRA. IGRA is costly test. This is the cascade algorithm for TB screening and TPT in India. This is although you can understand it easily, but I have summarized it in a different manner. So first of all, target population. Target population हमारे पास कौन कौन सी थी? Those people who are living with HIV and household contacts and other risk, जिसमें हमारा prisoners and all and along with immunosuppressant, immunocompromised patients आ रहे थे, people आ रहे थे. तो सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन पे फोकस करेंगे एंड वी विल रूल आउट एक्टिव टीबी. तो एक्टिव टीबी कैसे रूल आउट करेंगे? या तो उनके क्लिनिकल फीचर देखेंगे, मतलब वेट लॉस, क्रॉनिक कफ एंड फीवर, नाइट स्वेट, इस तरह की कोई हिस्ट्री होगी या अदर सिम्टम्स होंगे, साथ में एक्सरे या अदर फाइंडिंग्स होती हैं. तो वी विल रूल आउट एक्टिव टीबी. तो हम एक्टिव टीबी को रूल आउट कर देंगे, तो हम देखेंगे वेदर इफ़ रूल आउट कर देंगे तो अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंटिव टीबी केस हो जाएगा, और नहीं है कोई भी साइन सिम्टम तो हम क्या करेंगे उस केस में? वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो पीपल लिविंग विद HIV हो, चाहे हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हो, और चाहे कोई भी अदर ग्रुप हो. तो वी विल टेस्ट फॉर TB इन्फेक्शन. TB इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए हम कौन से टेस्ट करेंगे? IGRA या फिर TST. और जब हम उसको टेस्ट कर लेंगे, जब टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अगर हमारा फिर हम उसको पॉजिटिव आएगा, फिर हम ये भी देखेंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर TB जो हमारे पास रेजिम्स हैं उसमें कोई कंट्राइंडिकेशंस तो नहीं है. अगर कंट्राइंडिकेशंस हैं तो उस केस में क्या करेंगे? हम ऑल्टरनेट रेजिम दे देंगे और उस रेजिम को जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा उसको ऑमिट कर देंगे. तो हमें TPT के लिए पहले TB इन्फेक्शन करना है और TB इन्फेक्शन का टेस्ट करना है IGRA या TST के थ्रू. उसके बाद में TPT की इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन को इवेलुएट करना है, और फाइनली हम TPT स्टार्ट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन, एंड वी विल फॉलो अप सिस्टमेटिकली. सो दिस इज़ अ वेरी easy and summarized cascade for TB केस फाइंडिंग एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. और अगर हमने जब TB रूल आउट किया था, अगर पर्सन को TB आता है, कंफर्म केस ऑफ TB है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें TPT पर जाना ही नहीं है. वी विल स्टार्ट ATT एंड सिस्टमेटिक फॉलो अप एज पर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वी विल डू. सो दीज आर वेरियस रिकमेंडेड TPT ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास क्या क्या है? 6 और 9 मंथ डेली INH रेजिम, 3 मंथ्स वीकली INH और रिफापेंटिन रेजिम, 3 months daily INH and rifampicin regime, 1 month daily INH and rifampicin regime, 4 month daily rifampicin regime, 6 month levofloxacin daily regime, और ट्रिपल regime is also there, ट्रिपल regime जो मैं अभी बताऊँगी. तो ये एक टेबल को समराइज़ कर दिया है मैंने, सो दैट वी कैन हैव टारगेट पॉपुलेशन एंड द स्ट्रैटेजी एंड द ट्रीटमेंट. तो टारगेट पॉपुलेशन में हमारे पास पहला क्या था? दोज पीपल हु आर लिविंग विद HIV. तो ये किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन 5 year और मोर देन 5 year, एडोलेसेंट एंड अडल्ट हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट फॉर पल्मोनरी TB पेशेंट्स. तो इसमें से कोई भी आ रहा है, अडल्ट और चिल्ड्रेन मोर देन 12 month,
infant less than 12 month, or according to WHO all age group including children less than 2 year. तो हम करेंगे क्या उस केस में, एक्टिव टीबी को रूल आउट करेंगे. अगर एक्टिव टीबी नहीं है देन वी विल डू गिव देम टीपीटी. और टीपीटी के रेजिम हमारे पास कौन से हो सकते हैं, या तो 6 INH रेजिम होगा या फिर 3 months का वीकली INH और रिफापेंटिन रेजिम होगा. P stands for rifampicin here. And if the person is household contact less than 5 year of pulmonary TB, हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट जो 5 साल से छोटे हैं और पल्मोनरी टीबी के कॉन्टैक्ट में हैं, उनमें भी हम सेम यही रेजिम यूज़ करते हैं. हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट हु आर मोर देन और इक्वल टू 5 ईयर ऑफ पल्मोनरी टीबी, तो हम उस केस में क्या करेंगे, रूल आउट करेंगे टीबी डिजीज़ को. और फिर जो भी टीबी इन्फेक्शन जिनमें पॉजिटिव आया होगा उनको हम टीपीटी देंगे. और यहाँ पर टीपीटी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दोनों ही टीपीटी ऑप्शन है सेम. 6 month डेली INH रेजिम या फिर 3 month वीकली INH एंड रिफापेंटिन रेजिम. बट द सीक्वेंस इज ऑपोजिट टू अबव, अपोजिट एज कम्पेयर टू अबव. अदर टारगेट पॉपुलेशन क्या थी हमारी, इंडिविजुअल हु आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, सिलिकोसिस है उनको, या फिर एंटी-TNF ट्रीटमेंट पे हैं, एनी काइंड ऑफ डायलिसिस इज गोइंग ऑन, या फिर कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसप्लांटेशन. क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पेशेंट को दी जाती हैं ताकि उनका ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो. तो वो भी उस पर्सन को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं. तो जो भी पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो उन केस में हम क्या करेंगे, टीपीटी विल स्टार्ट आफ्टर रूलिंग आउट द एक्टिव टीबी इन्फेक्शन. तो उस केस में भी हमारे पास 3 HP रेजिम जो वीकली देते हैं या फिर 6 H रेजिम जो डेली देते हैं. जो अभी नई गाइडलाइन सेकेंड एडिशन में आई है WHO की 2024 में, उसमें हमारा MDR या रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी टीपीटी स्टार्ट हुई है, ऐड हुई है. दैट इज़ 6 मंथली डेली रेजिम फॉर लेवोफ्लॉक्सासिन. तो लेवोफ्लॉक्सासिन मोनोथेरेपी दी जाती है इसमें डेली 6 month के लिए. दिस इज़ फॉर MDR और RR टीबी. प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम वीमेन जो HIV के साथ हैं, या फिर प्रेग्नेंट एंड पोस्टपार्टम वीमेन लिविंग विद HIV में हम ट्रिपल पिल रेजिम या फिर ट्रिपल ड्रग रेजिम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा INH कोट्रेमोक्सोजोल और विटामिन B6 या फिर पैराडॉक्सिन होता है. पैराडॉक्सिन हम किस लिए ऐड करते थे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए. सो ये ट्रिपल ड्रग रेजिम इज़ रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड पोस्टपार्टम वीमेन विद HIV. सो दिस इज़ द ब्रीफ टेबुलेशन जो हमने सारे रेजिम का है एज़ पर WHO स्टैंडर्ड गाइडलाइन. इसमें हमने क्या किया है कि मेन जो रेजिम्स हैं हमारे अवेलेबल रेजिम्स, उसको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है. इस टेबल से लास्ट ईयर नीट PG में 2-3 क्वेश्चंस आए थे, उनके ऑप्शंस मोर और लेस इस टेबल से ही दिए गए थे. तो इसलिए मैंने सोचा कि टीपीटी को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ाया जाए. तो हमारे पास क्या क्या रेजिम्स हैं, 6 month डेली INH रेजिम, 3 month वीकली INH रिफापेंटिन रेजिम, 3 month डेली INH एंड रिफैम्पिसिन रेजिम, 4 month डेली रिफैम्पिसिन रेजिम, 1 month डेली INH एंड रिफापेंटिन रेजिम, एंड दिस डेली रेजिम ऑफ ट्रिपल ड्रग INH कोट्रेमोक्सोजोल एंड पैराडॉक्सिन, एंड 6 month डेली रेजिम ऑफ लेवोफ्लॉक्सासिन और मोनोथेरेपी ऑफ लेवोफ्लॉक्सासिन फॉर 6 month. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दी. कब ये इंडिकेटेड है, ऑल एजेस, सारे एजेस, आप सब में देखो ऑल एजेस आर देयर. केवल 1 HP कॉम्बिनेशन जो है दिस इज़ इंडिकेटेड फॉर 13 और मोर देन 13 ईयर. तो हमें केवल इस पर फोकस करना है कि कोई भी रेजिम हो हम हर एज में दे सकते हैं. बस केवल जो HP रेजिम है, जो 1 month का HP रेजिम है डेली रेजिम, वो केवल हमारा 13 ईयर या उससे ज़्यादा में ही देना है, उससे छोटे बच्चों में नहीं देना है. अब पहली चीज़ तो ये रही. दूसरी चीज़, अब ऑल एज में अगर हम दे रहे हैं तो बाकी सारे रेजिम में क्या होना चाहिए, बच्चे क्या करेंगे, डिस्पर्सिबल फार्मूलेशन ईजिली ले सकते हैं. तो चाइल्ड फ्रेंडली डिस्पर्सिबल फार्मूलेशन सब में है एक्सेप्ट रिफैम्पिसिन रेजिम, जो मोनो रिफैम्पिसिन रेजिम और ट्रिपल ड्रग रेजिम है. तो इस केस में चाइल्ड फ्रेंडली डिस्पर्सिबल फार्मूलेशन अवेलेबल नहीं है. साथ में जो 6 INH रेजिम है, 6 month डेली INH रेजिम, it is preferred for those children who are having HIV and those who are having the treatment with nevirapine
ओके। या फिर रिटोनाविर। अब प्रेगनेंसी के केस में क्या था, इट इज़ सेफ़र इन प्रेगनेंसी। व्हाट इज़ सेफ़र इन प्रेगनेंसी? INH, जहाँ पर भी INH आपको दिख रहा है, वेदर इट इज़ 6 मंथ डेली INH और INH विद रिफैम्पिसिन और INH इन ट्रिपल डेग्रेजिम, तो जहाँ पर भी INH दिख रहा है दैट इज़ सेफ़र इन प्रेगनेंसी। जहाँ पर P दिख रहा है मतलब रिफापेंटिन के बारे में भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, वेदर इन फ्यूचर वी विल नो अबाउट इट, तो इसलिए सेफ्टी अभी पता नहीं है। तो जहाँ पर भी रिफापेंटिन वाला रेजिम आ जाएगा वहाँ पर भी हम वो वाला रेजिम हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। उसके बाद में अब हमें क्या देखना है, हम 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, मोनो रिफैम्पिसिन रेजिम एंड लेवोफ्लॉक्सासिन। तो अभी इसकी सेफ्टी प्लस माइनस है, मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट रिस्क रेशियो। मतलब हम बेनिफिट और रिस्क को आउटवे करेंगे, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे वेदर वी कैन गो फॉर रिफैम्पिसिन मोनो रेजिम और लेवोफ्लॉक्सासिन मोनो रेजिम। तो कैसे याद रखना है हमें जहाँ पर रिफापेंटिन आ रहा है उसको अभी फ़िलहाल नहीं देना है प्रेगनेंसी में, और जहाँ पर भी H आ रहा है सिंगल या फिर किसी कॉम्बिनेशन के साथ में एक्सेप्ट रिफापेंटिन, वो सारे सेफ़र ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है। इंटरेक्शन में अगर हमारा पीपल लिविंग विद HIV है तो ART ले रहे होंगे, तो ART का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे है? जो हमारे H रेजिम है INH वाला, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वी कैन गो फॉर इट, वी कैन गो फॉर द ट्रिपल रेजिम, वी कैन गो फॉर द लेवोफ्लॉक्सासिन, इनकी MDR और RR वाली में वो भी हम जा सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। बट रेस्ट ऑफ द 4 रेजिम जहाँ पर भी हमारा रिफापेंटिन है या फिर अकेला रिफैम्पिसिन है और रिफैम्पिसिन और INH एक साथ है, मतलब हम अगर इसमें देखो तो इंटरेक्शन ऑफ ART में कौन सा नहीं देंगे, इंटरेक्शन ऑफ ART में जहाँ पर रिफैम्पिसिन है और जहाँ पर रिफापेंटिन है, यानी कि रिफैम्पिसिन और रिफापेंटिन इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रिफामाइसिन। तो रिफामाइसिन जो भी रेजिम्स होंगे उनमें हम वो हमारे HIV ट्रीटमेंट वाले पेशेंट्स में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जो रिफामाइसिन ड्रग्स हैं, रिफामाइसिन मतलब रिफैम्पिसिन एंड रिफापेंटिन, ये जो ड्रग्स हैं ये इंटरेक्ट करती हैं ART के साथ, मतलब एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है HIV पेशेंट का उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए उस केस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा जो भी बाकी 3 रेजिम बच रहे हैं हमारे पास जिसमें रिफामाइसिन नहीं है और क्या कहते हैं ट्रिपल डेग रेजिम और लेवोफ्लॉक्सासिन, इसमें हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वी कैन गो फॉर पीपल लिविंग विद HIV। अच्छा, जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनमें करेंगे क्या? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं किन किन ड्रग्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ऑल PIs मतलब जो भी हमारी ART की 6 क्लास ऑफ ड्रग है उसमें से ऑल PIs, नेविरापिन, डोराविरिन, एट्राविरिन, टेनोफोविर, अल्फेनामाइड, तो ये जो हैं, तो अगर वैसे याद करना है आपको तो सिंपली आप पंडित याद कर सकते हैं, PNDET, P से PI, N से नेविरापिन, D से डोराविरिन, E से एट्राविरिन और T से टेनोफोविर। लेकिन ये याद रखना है टेनोफोविर में कौन सा सॉल्ट है, टेनोफोविर अल्फेनामाइड। तो पंडित PNDET, पंडित में I नहीं है, E है, माइंड इट। तो इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मोर और लेस ये चारों कैटेगरी जहाँ पर भी हमारी रिफामाइसिन कैटेगरी है, ये चारों ड्रग क्लासेस ऑफ ART के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। तो उसकी जगह पर हम यूज़ क्या कर सकते हैं? अगर हम इन चारों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब अगर ये चारों ड्रग ले रहा है तो हम उसमें वो रेजिम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? टेनोफोविर अल्फेनामाइड की जगह पे हम टेनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल फ्यूमेरेट यानी कि TDF यूज़ कर सकते हैं, इफाविरेंस यूज़ कर सकते हैं, डेल्टाग्रेविर यूज़ कर सकते हैं और रेल्टाग्रेविर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये 4 ड्रग हैं, मोर और लेस इन 4 ड्रग को हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो INH मोनोरेजिम है 6 मंथ का डेली, इट इज़ बेस्ट ऑब्जॉर्व विद एम्प्टी स्टमक, मतलब पेशेंट को हम खाली पेट खाने के लिए ही बोलेंगे उसको। So these are various drug doses by age and weight band, especially 6H रेजिम जो हम बहुत पहले से 6INH रेजिम यूज़ करते चले आ रहे हैं, हमेशा हमें याद रहता है कि 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट होता है, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एज लेस देन 10 ईयर। अगर एज लेस मोर देन 10 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है, 10 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो हम 5 मिलीग्राम पर kg पर डे लेंगे। एंड दिस इज़ वेरी
This is very concise table which is depicting the dose by age weight band. Now what are the contraindications of TPT? कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टीपीटी क्या क्या हो सकते हैं? टीपीटी हम कब नहीं शुरू करेंगे? अगर पेशेंट को एक्टिव टीबी डिजीज़ है, क्योंकि तब तो हमें क्या देना है, एटीटी स्टार्ट करना है। अगर पेशेंट को एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, क्योंकि हम जो भी ड्रग्स दे रहे हैं मोस्टली उनका क्या काम है, हेपेटोटॉक्सिक, साइड इफेक्ट है उनका हेपेटोटॉक्सिटी, तो इसलिए अगर किसी पर्सन को एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो हम नहीं देंगे। कॉन्करेंट यूज़ ऑफ अदर हेपेटोटॉक्सिक मेडिकेशन, मतलब अगर कोई एआरटी ले रहा है या अदर हेपेटोटॉक्सिक मेडिकेशन ले रहा है तो क्या होगा, ये एड ऑन कर देगा हेपेटिक फेलियर को, तो उस केस में नहीं देंगे। कोई पर्सन हैवी अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है और रेगुलरली यूज़ कर रहा है, उस केस में भी नहीं देंगे, क्योंकि फिर हमारा हेपेटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर किसी में साइन और सिम्टम आ रहे हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, टिंगलिंग, नमनेस, पिंस एंड नीडल सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन लिम्स में, तो उस केस में भी हम नहीं देंगे। या फिर कोई नॉन एलर्जी हो तो उस केस में भी हम नहीं देंगे। प्रेगनेंसी या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीबी इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टीपीटी। तो हमें ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी हो या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीपीटी हो तो उस केस में हम टीपीटी दे सकते हैं। लेकिन और दूसरा, कोई कॉन्टैक्ट विद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, उस केस में भी हम दे सकते हैं, जैसा कि अभी रिसेंट गाइडलाइन में 24 में WHO ने लिवोफ्लॉक्सासिन का 6 मंथ डेली रेजिम ऐड किया है MDR टीबी के लिए। नाउ सर्टेन की पॉइंट्स टू पॉन्डर जो आपको याद रखने हैं, मे बी इट विल हेल्प इन योर नीट PG एग्जाम या फिर वाइवा में। प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिस्क्वालीफाई वुमेन लिविंग विद और विदाउट HIV हु आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग TPT। मतलब कोई भी कंडीशन हो, प्रेग्नेंट फीमेल HIV हो या ना हो, नॉर्मल फीमेल हो, उस केस में भी हमें TPT स्टार्ट कर सकते हैं। H और R रेजिम जो होते हैं वो हमारे प्रेगनेंसी में सेफ़र माने जाते हैं, इसीलिए हम जब वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ रहे थे वो टेबल में, तो कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ जहाँ भी H या R था वहाँ पर हम सेफ़ मान रहे थे, लेकिन जहाँ पर रिफापेंटिन रेजिम था वहाँ पर नहीं दे रहे थे, अननोन था। अभी हम वेट करेंगे until we will get certain other results from certain other clinical trials which are going on. एंड रिफैम्पिसिन एंड रिफापेंटेन ये इंटरेक्ट करते हैं OCP मेडिकेशन के साथ में, तो हमें जो हिस्ट्री लेनी होती है फीमेल से, अगर कोई फीमेल है विद इफ सी इज टेकिंग OCP तो हमें ये वाले ड्रग रेजिम को कंसीडर नहीं करना चाहिए, या फिर पेशेंट को काउंसिल कर देना चाहिए और उसके बाद हमें कंसीडर करना चाहिए। INH, रिफैम्पिसिन और रिफापेंटेन ये लिवर डैमेज से रिलेटेड है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं। INH अलॉन्ग विद दिस हम ATT ड्रग्स में और कौन सा हेपेटोटॉक्सिक ड्रग था, पायराजिनामाइड, तो पायराजिनामाइड भी हेपेटोटॉक्सिक होता है। रिफैम्पिसिन और रिफापेंटेन ये दोनों रेजिम कोई पेशेंट जो ART ले रहा है जिसमें PI प्रोटीज इनहिबिटर या फिर नेवरापिन अगर वो ले रहा है तो भी नहीं देना चाहिए, वो तो हमने टेबल में बता ही दिया था, मैं समराइज़ कर रही हूँ बस यहाँ पर। BCG वैक्सीनेशन हो गया है तो इट शुड नॉट बी डिलेड इवन इफ़ TPT इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब पेशेंट को अगर TPT दी जा रही है तो भी हमें BCG वैक्सीनेशन डिले नहीं करना चाहिए। रिफामाइसिन्स मैंने क्या बताए थे, रिफैम्पिसिन एंड रिफापेंटेन, दे डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस, मतलब NTSCV ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो उसको भी कम कर देती है, उसकी एफिकेसी को कम कर देती है, कंसंट्रेशन को कम कर देती है, यानी कि फिर उस केस में क्या होगा, पेशेंट को ज़्यादा हैवी डोज चाहिए होगा ट्रीटमेंट का। एंड दोज पीपल हु आर टेकिंग दीज रिफामाइसिन बेस्ड रेजिम, मतलब रिफैम्पिसिन और रिफापेंटेन बेस्ड रेजिम, एंड दे आर हैविंग ओपियाइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी, तो उसको भी हमें क्लोज मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज उस केस में हमारा अदर एडवर्स इवेंट्स या फिर ओपियाइड विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे and thank you. These are various other links through which you can go and if you want to read it further. Thank you.